होली एंजल पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है विद्यार्थियों। हम बात करेंगे आज निर्धनता एक चुनौती के संदर्भ में निर्धनता रेखा किसे कहा जाता है कि निर्धनता रेखा किसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, हम निर्धनता रेखा के संदर्भ में बात करते हैं तो निर्धनता की अवधारणा को समझने के लिए व्यक्ति के आय और उपभोग के स्तर को देखना पड़ेगा। जैसा व्यक्ति की आय होगी और उसके आधार पर उपभोग होगा, उसी के आधार पर व्यक्ति को निर्धन की श्रेणी में रखा जाएगा या गिना जाएगा। अर्थात विद्यार्थियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति की जितनी आय है उनसे ज़्यादा अगर उपभोग हो रहा है या उस व्यक्ति की आय कम है और व्यक्ति के पास में जब खाने के सामान या उपभोग की वस्तु कम है तो वो व्यक्ति क्या माना जाएगा? निर्धन माना जाएगा। तो निर्धनता की अवधारणा को या निर्धनता की, देखिएगा, निर्धनता की अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति की आय और उपभोग के निर्धनता की अवधारणा को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति की आय और उपभोग के स्तर को जानना जरूरी है कि व्यक्ति की आय कितनी है और व्यक्ति का उपभोग कितना है। अर्थात निर्धनता का निर्धारण व्यक्ति की आय और उपभोग स्तर के आधार पर व्यक्ति के आय एवं उपभोग स्तर के आधार पर किया जाता है। तो व्यक्ति की निर्धनता का निर्धारण हम किसके आधार पर करते हैं कि व्यक्ति की आय कितनी है, उपभोग का स्तर कितना है। और जिसकी आय कम तथा निम्न या कम आय तथा कम आय यानी कि इनकम कम है, कम आय तथा निम्न उपभोग स्तर वाले व्यक्ति को निर्धन माना जाता है। क्या माना जाता है? निर्धन माना जाता है। विद्यार्थियों, कम आय तथा कम उपभोग स्तर वाले या निम्न उपभोग स्तर वाले व्यक्ति को क्या माना जाता है? निर्धन माना जाता है। यदि उसकी आय और उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकता के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने में वो क्या है? आवश्यक है विद्यार्थियों। अर्थात अपन कह सकते हैं कि यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर किसी ऐसे
किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए, न्यूनतम स्तर से, किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए तो क्या होगा? जो मूल आवश्यकता के दिए हुए समूह को पूर्ण करने में आवश्यक है, जो मूल आवश्यकताओं के दिए गए समूह के लिए आवश्यक है कि यदि किसी व्यक्ति के आय या उपभोग का स्तर इतना नीचा गिर जाए कि उसको मूल आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो समूह दे रखा है, उस समूह की जो श्रेणी है, उस समूह का स्तर जो है उससे भी अगर नीचे गिर जाता है तो वो व्यक्ति क्या माना जाता है? निर्धन माना जाता है। कि यदि कोई व्यक्ति को निर्धन या निर्धन उस व्यक्ति को माना जाएगा कि उस व्यक्ति की आय और उपभोग का स्तर न्यूनतम है, अर्थात जो मूल आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है या मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो एक समूह दे रखा है, यानी कि एक ग्रुप बनाया हुआ है कि इतनी श्रेणी का व्यक्ति क्या माना जाएगा? उसका एक आधार बनाया गया है, उस आधार के आधार पर माना जाता है कि उस श्रेणी से अगर कोई व्यक्ति नीचे की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति निर्धन माना जाएगा। तो उस श्रेणी से भी अगर उसका स्तर निम्न हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? निर्धन माना जाता है। अर्थात मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों और विभिन्न देशों की क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अर्थात अगर व्यक्ति अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति निर्धनता की श्रेणी में आता है। अब बात ये हो रही है कि मूल आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो ये मूल आवश्यकता क्या है वो थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, मूल आवश्यकताएं को पूर्ण करने के लिए, मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मूल आवश्यकता की पूर्ति करने वाली आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों तथा विभिन्न देशों की क्या होती है? भिन्न होती है। अपन कहते हैं कि व्यक्ति की मूल आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए वो क्या है? गरीब है। तो मूल आवश्यकता की पूर्ति करने में कौन कौन सी वस्तु हो सकती है? तो मूल आवश्यकता की पूर्ति करने की जो वस्तु होती है वो अलग अलग काल में अलग अलग होती है या अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। अतः काल एवं स्थान के आधार पर निर्धनता रेखा भिन्न भिन्न हो सकती है। अर्थात काल एवं स्थान के आधार पर निर्धनता भिन्न भिन्न
हो सकती है। काल और स्थान के आधार पर निर्धनता की श्रेणी भिन्न भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक निर्धनता की काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है और जिसे विकास और उसके द्वारा स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों को वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है, काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है। अच्छा, वो काल्पनिक रेखा किसके आधार पर प्रयोग करेगा या उस काल्पनिक रेखा का आधार क्या माना जाएगा? तो उस काल्पनिक रेखा का आधार जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंड जिसके न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप मापा जाता है। मानदंडों को वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। तो विद्यार्थियों, मैंने कहा कि प्रत्येक देश की एक काल्पनिक रेखा होती है और उस काल्पनिक रेखा से अगर कोई व्यक्ति नीचे जी रहा है तो व्यक्ति निर्धन होगा और अगर उस काल्पनिक रेखा से व्यक्ति उच्च श्रेणी से जी रहा है तो वो क्या होगा? धनवान होगा, वो निर्धनता की श्रेणी में नहीं होगा। तो प्रत्येक देश की एक निर्धनता को तय करने के लिए, निर्धनता का माप करने के लिए एक काल्पनिक रेखा होती है और वह काल्पनिक रेखा किस आधार पर तय होती है? वह काल्पनिक रेखा विकास एवं विकास के द्वारा स्वीकृत किए गए न्यूनतम सामाजिक जो स्तर होता है उनका जो मानदंड है और उस मानदंड को वर्तमान के मानदंड के अनुसार उनको निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, हम फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं। एग्जाम्पल, आप कहोगे वो काल्पनिक रेखा किस आधार पर तय की जाती है? एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, यानी कि अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। तो अब देखिएगा, तो अमेरिका का एक मानदंड है, कैसी? एक काल्पनिक रेखा है कि उस काल्पनिक रेखा कौन सी? कि जिसके पास कार नहीं है वो व्यक्ति निर्धन है। जबकि भारत में अब भी कार रखना क्या माना जाता है? विलासिता मानी जाती है। जबकि भारत में अगर किसी व्यक्ति के पास कार है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो अमीर है। जबकि भारत में अब भी कार रखना, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता माना जाता है। अब भारत में कार रखना क्या माना जाता है? विलासिता, यानी कि ऐश आराम की जिंदगी जीने वाला कहा जाता है। और अमेरिका में कार नहीं होने वाला गरीब माना जाता है। अर्थात ये मापदंड जो होते हैं, ये जो काल्पनिक रेखाएं होती है, इस रेखाओं के आधार पर अमीरी और गरीबी का क्या किया जाता है? फर्क किया जाता है। निर्धनता और अनिर्धनता को क्या किया जाता है? धनवान की श्रेणी को बांटा जाता है। तो भारत में निर्धनता का, यानी भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं हो सकती है? मैंने ये कहा कि भारत में निर्धन व्यक्ति उसको माना जाता है जिस व्यक्ति की मूल आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाता है, वह व्यक्ति
निर्धन माना जाता है। तो अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे कि मूल आवश्यकता क्या हो सकती है। तो मैंने कहा मूल आवश्यकता अलग अलग समय में और अलग अलग स्थानों की भिन्न भिन्न होती है। अब देखिएगा, भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करना है तो वो जीवन निर्वाह करने के लिए मूल आवश्यकता क्या हो सकती है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो भारत में निर्धनता का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक, भारत में निर्धनता का निर्धारण करने के लिए जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक या खाद्य आवश्यकता, जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता जरूरी है, इसकी पूर्ति होना जरूरी है। खाद्य आवश्यकता कपड़ों, जूतों और ईंधन, कपड़ों, जूतों, और ईंधन और प्रकाश, और अगर किसी के घर में प्रकाश नहीं है, अगर किसी के घर में ईंधन नहीं है, अगर किसी व्यक्ति के खाद्य आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, यानी कि उसको खाने के लिए गेहूं बाजरी नहीं मिल रहा हो, उसके पहनने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हो, उसके पहनने के लिए जूते नहीं मिल रहे हो, उसके घर में ईंधन नहीं जल रहा हो, उसके घर में लाइट नहीं हो, या हो सकता है कि शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। तो भारत में अगर किसी व्यक्ति की, अगर भारत में निर्धनता का निर्धारण करता है तो जीवन निर्वाह करने वाली आवश्यक वस्तुओं के बारे में सोचा जाता है, उनके ऊपर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी क्या की जाती है, कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। यानी कि इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में गुणा, इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इन भौतिक मात्रा को रुपयों में गुणा कर दिया जाता है। यानी कि निर्धनता रेखा का आकलन निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र आकलन, यानी कि वर्तमान सूत्र के आधार पर कैलोरी आवश्यकता पर क्या किया गया है, उनको निर्धारित किया गया है। यानी कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन, देखिएगा, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित के आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। सूत्र वांछित कैलोरी आवश्यकता पर
आधारित है। यानी कि वर्तमान में मात्रा किसको माना गया है? कैलोरी को माना गया है। और वो खाद्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर अपन बात करते हैं कि भारत में निर्धनता का निर्धारण करना है, तो खाद्य आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, खाद्य आवश्यकता के लिए जो वर्तमान में सूत्र जो चल रहा है वो है कैलोरी। उस कैलोरी आवश्यकता पर आधारित वर्तमान का सूत्र है। अब देखिएगा खाद्य वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती है। देखिएगा खाद्य वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती है। वो क्या है? अनाज आ जाएगा उसमें, ठीक है। दाल आ जाएगी, दाल है, अनाज है, चावल है, सब्जियां हैं, दूध है, तेल है, सब्जियां, दूध, तेल, चावल, दाल, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि। आदि के लिए आवश्यक कैलोरी की पूर्ति की जाती है। तो उस कैलोरी में किस किस को शामिल किया गया है, कौन कौन सी खाद्य वस्तुओं को शामिल किया गया है? उसमें अनाज है, दाल है, चावल है, चीनी है, दूध है, तेल है, सब्जियां है, आदि को इसमें क्या किया गया है? आदि में इसको क्या किया गया है? आवश्यक रूप से इंक्लूड किया गया है, पूर्ति की गई है। अच्छा, तो ये तमाम प्रकार की चीजों के आधार पर निर्धनता रेखा जो है विद्यार्थियों तय की जाती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे थोड़ी बात करते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या विद्यार्थियों आपने? अगर आपका स्क्रीनशॉट हो गया है तो हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे किलो कैलोरी के आधार पे। किलो कैलोरी जो है, कितनी किलो कैलोरी की मात्रा मानी गई है? मैंने आपको कहा विद्यार्थियों कि भारत में निर्धनता का निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाता है कि उसमें खाद्य सामग्रियों के आधार पर वांछित सूत्र जो वर्तमान में चल रहा है किलो कैलोरी, उस किलो कैलोरी को रखा गया है। अब देखिएगा कि किलो कैलोरी जो है वो क्या है, सुनिएगा। वर्तमान में आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के बारे में हमने जानकारी ले ली। विद्यार्थियों, आयु और लिंग और काम करने की प्रकृति के आधार पर कैलोरी की जो मात्रा होती है या कैलोरी की आवश्यकता जो होती है वो बदलती रहती है। वो देखिएगा, लिंग, आयु तथा काम करने की प्रवृत्ति के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती है। कैलोरी आवश्यकता क्या होती है? बदलती रहती है। आयु के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता अलग होती है। देखो, आपकी मान लीजिए अब छोटे बच्चे हैं तो आपको बहुत कम कैलोरी चाहिए, अगर आप ज़्यादा है, अगर बूढ़े हैं तो भी कम चाहिए, अगर आप एडल्ट एज में चल रहे हैं या फिर आप अगर विद्यार्थियों अगर आप वृद्धावस्था के बीच की एज में चल रहे हैं तो आपको किलो कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अर्थात आयु के आधार पर किलो कैलोरी की आवश्यकता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। अगर आप
पुरुष और महिलाओं के लिए भी किलो कैलोरी की आवश्यकता अलग अलग होती है। अगर आप काम करने की कौन सा काम कर रहे हैं, उस काम करने की प्रवृत्ति के आधार पर भी आपको ज़्यादा आवश्यकता होगी। अगर आप घर में बैठे हैं, बिल्कुल निकम में बैठे हैं, ज़्यादा काम है नहीं, तो बिल्कुल आपका क्या होगा, खाना आपको ज़्यादा नहीं। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए आपको खाना ज़्यादा चाहिए, कैलोरी ज़्यादा चाहिए। अर्थात उसी के आधार पर, तो मैंने कहा लिंग, आयु और काम करने की प्रवृत्ति के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, बदलती रहती है। और भारत में स्वीकृत कैलोरी जो है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आधार पर क्या किया जाता है, उनको बांटा गया है। तो भारत में कैलोरी आवश्यकता को ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, शहरी या नगरीय क्षेत्र जो भी है। पहले बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र की किलो कैलोरी कितनी हो सकती है। देखिए विद्यार्थियों, ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ की किलो कैलोरी जो है वो 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को कितनी होती है, 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शहरी क्षेत्र की। कि इस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 2100 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो शहरी क्षेत्र की विद्यार्थियों मैंने कहा कि 2100 किलो कैलोरी की जरूरत रहती है और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कितनी रहती है, 2400 किलो कैलोरी की रहती है। क्योंकि ग्रामीण में रहने वाले लोग जो है वो अधिक शारीरिक कार्य करते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अत्यधिक शारीरिक कार्य करते हैं और उनकी बजाय अतः ग्रामीण क्षेत्रों में किलो कैलोरी की आवश्यकता शहरी तुलना की बजाय ज़्यादा रहती है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में विद्यार्थियों 2400 किलो कैलोरी रखी गई है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की जो किलो कैलोरी है वो अधिक रखी गई है, अधिक मात्रा में रखी गई है। अनाज आदि के
बारे में अगर बात करते हैं तो अनाज आदि के रूप में कैलोरी को खरीदने की यानी कि अनाज आदि के रूप में कैलोरी आवश्यकता को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति को मौद्रिक व्यय की यानी प्रति व्यक्ति को मौद्रिक व्यय की कीमत या व्यय यानी कि कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर क्या किया गया है, संशोधित किया गया है। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह था कि अनाज आदि को कैलोरी अनाज आदि को कैलोरी के रूप में खरीदने की आवश्यकता तथा या खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को और कीमतों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कैलोरी की आवश्यकताओं में समय समय पर संशोधन किए जाने चाहिए। यह भी जरूरी है कि अनाज आदि की कीमत क्या है, उस अनाज आदि को खरीदने में जो कीमत है या कीमत में वृद्धि हो रही है, तो उस बढ़ती हुई वृद्धि में भी क्या करना चाहिए कि उस किलो कैलोरी की आवश्यकता को में भी क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों संशोधन करना चाहिए। इसी परिकल्पना के आधार पर 2011 और 12 की जब बात करते हैं तो किसी व्यक्ति की निर्धनता का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति माह था, लेकिन शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति माह क्या किया गया था। अर्थात 2011 और 12 की जनगणना में 2011 और 12 की जनगणना में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति 816 रुपये और शहरी क्षेत्र के लोगों की प्रति व्यक्ति 1000 रुपये किया गया था। कितना रुपये किया गया था? 1000 रुपये किया गया था। तो कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद भी शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई। कम कैलोरी के बावजूद भी शहरी क्षेत्र के लोगों की राशि ग्रामीण क्षेत्र के बजाय ज़्यादा निश्चित की गई थी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें क्या होती है? अधिक होती है, क्योंकि
शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें ज़्यादा होती है। देखो, गांव की तुलना में शहरी क्षेत्र में जो आवश्यक वस्तुएं होती है वो ज़्यादा होती है और उनकी कीमतें भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस प्रकार विद्यार्थियों ग्रामीण क्षेत्र की जो राशि है उनको ज़्यादा निश्चित किया गया, और शहरी क्षेत्र की राशि को ज़्यादा निश्चित किया गया और ग्रामीण क्षेत्र की राशि को क्या रखा गया, 816 रुपये ही रखा गया। उसकी बजाय शहरी क्षेत्र की राशि को 1000 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया। इस प्रकार से विद्यार्थियों 2011 और 12 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा। यानी कि इस प्रकार 2011 में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 5 सदस्य का परिवार निर्धनता रेखा के स्तर से नीचे होगा, निर्धनता स्तर से नीचे होगा। अर्थात इस तरीके से विद्यार्थियों, यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है तो इस तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में मूल आवश्यकता पूरी करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की क्या होगी विद्यार्थियों, उस व्यक्ति को आवश्यकता होगी। और निर्धनता रेखा का आंकलन समय समय के आधार पर विद्यार्थियों हर 5 वर्ष में, अब देखिएगा निर्धनता रेखा का आंकलन थोड़ी लंबी हो जाएगी क्लास, इसलिए विद्यार्थी इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। बाकी कक्षा में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी सारे बिंदुओं की तरफ कि समय समय के आधार पर निर्धनता रेखा के आंकलन को या उनकी जो आंकलन होता है उनकी आंकड़ों को समय समय के आधार पर किलो कैलोरी तथा उनके आंकड़ों को क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है और कौन सी संस्था परिवर्तन करती है, कितने वर्ष के बाद में आंकड़े तय किए जाते हैं, ये तमाम प्रकार की बातें करेंगे विद्यार्थियों अगली कक्षा में। तो मिलते हैं।